हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को जय हिंद, भारत माता की जय। और हमारा राष्ट्र यूं ही बढ़ता रहे आगे। आज हम लोग बोफोर्स घोटाले की बात करेंगे। बोफोर्स घोटाले का हम सीधे सीधे कनेक्शन बताएंगे कि डायरेक्ट इसको कैसे बीजेपी ने बदनाम किया और उनके सगे संबंधियों ने, जो उनके पार्टी से जुड़े मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कैसे इसको एक राजनीतिक हथियार बनाया, कैसे कांग्रेस की सरकार गिराने में उनकी जो 1985 से लेके का समय है 1989 तक, उसमें कैसे ये घोटाला को उजागर किया गया, कैसे एजेंडा चला गया। और वो आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही समय पहले 6 अगस्त को अभी फैसला दिया है। उन्होंने उसमें खारिज कर दी है उसकी अपील। ठीक है, किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं मिले, किसी प्रकार का कोई। ठीक इसी तरह प्रकार से कोयला घोटाले में भी मनमोहन सिंह का नाम एकदम बिल्कुल भी साफ साफ पाया गया। किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं मिली गई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं मिली गई है। तो हमारा ये कहना है कि आज हम बोफोर्स घोटाले की अच्छे से सही से बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है सन 1985 में। ठीक है, ये बात सामने आती है कि स्वीडन की एक हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए $80 लाख की दलाली चुकाई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वीडन की एक रेडियो वहाँ चलता था। वहाँ पे सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला कहा गया, बोफोर्स कांड भी कहा गया। ठीक है, अभी आपको बोफोर्स तोपों के बारे में और अच्छे से हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब आरोप क्या था? आरोप ये था से इसमें नज़दीकियां बताई गई थी। बताई जाने का मतलब इतालवी व्यापारी जो था, जो इतालवी नहीं, इतालवी व्यापारी ओत्रावियो कत्रोक्की ने इस मामले में मतलब बिचौलियों की भूमिका अदा की थी। मतलब वो वहाँ का एक व्यापारी था, उसका मतलब ऐसी अफवाह उड़ी, जिसके बदले में उसे दलाली की रकम कम से कम एक बड़ा हिस्सा मिला। कुल 400 बोफोर्स तोपों की सौदेबाजी हुई भाई। ये 1.3 अरब डॉलर था। आरोप है कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत की सौदे के लिए 1.42 करोड़ डॉलर की रिश्वत बांटी थी। अब समझ लीजिए, 1.42 डॉलर की रिश्वत बांटी थी। खाली क्या सौदे को, मतलब बिचौलिया टाइप के, एक टाइप के बन गए थे। अब इसका इतिहास क्या है ये भी हम जानते हैं। अब मोड़ उस वक्त आता है जबकि मतलब जब राजीव गांधी का नाम भी इस मामले में आ गया, अभियुक्तों की सूची में शामिल रहा। और राजीव गांधी खुद प्रधानमंत्री भी थे, तो उनके मौत के बाद नाम की फाइल से हटा दिया गया था। लेकिन सीबीआई के इस मामले की जांच सौंपी गई, लेकिन सरकारें बदलने पर सीबीआई की जांच की दिशा भी लगातार बदलती रही है, ये भी आप जानते हैं। एक दौर था जब जोगिंदर सिंह सीबीआई चीफ थे, तो एजेंसी स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने में सफल हो गई थी। लेकिन जोगिंदर सिंह ने तब दावा किया जबकि केस सुलझा लिया गया। बस देरी है कि कत्रोक्की को प्रत्यर्पण कर भारत आकर अदालत में पेश करने की थी। उनके हटने के बाद सीबीआई की चाल बदल गई। और इसी बीच ऐसे दांव पेच मतलब के खेले गए कि कत्रुकी को राहत मिलती गई। अब दिल्ली की एक अदालत ने हिंदुजा बंधुओं को हाल ही में रिहा कर दिया। आप भी जान रहे हैं, अभी 6 अगस्त को। और मतलब पहले भी रिहा कर दिया था, 2005 में भी रिहा करते तो। और ये जो याचिका डली थी, ये ऐसा था कि उसको 90 दिन में सीबीआई को रिपोर्ट करने को कहा गया था, लेकिन 90 दिन में सीबीआई ने रिपोर्ट नहीं की। ठीक है, जो अजय अग्रवाल वकील, वरिष्ठ वकील हैं, वो रायबरेली पे सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस से बीजेपी के टिकट से सांसदी लड़ चुके हैं और हार भी गए थे वहाँ से, अभी 2014 में जब हार गए थे। अब ये आप सोच लीजिए बीजेपी का कनेक्शन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब सीबीआई ने उनको प्रत्यर्पण के लिए वहीं मतलब कोर्ट में काफ़ी देर से अर्जी दाखिल की, लेकिन तकनीकी आधार पर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया। लेकिन सीबीआई ने उनके खिलाफ वहाँ की एक ऊंची अदालत में जाना मुनासिब नहीं समझा। नतीजन मतलब ये हुआ, कत्रुक्की की जमानत पर रिहा होकर अपने देश इटली चला गया। अब पिछले 12 साल से वह इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस की सूची में है। ठीक, अब सीबीआई अगर उसका नाम इस सूची में हटाने की अपील करने जा रही है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि कानून मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल और सीबीआई कटरोकी को बोफोर्स मामले में दलाली खाने के मामले में क्लीन चिट देने जा रही है। कुल मिला के यही है। तो आगे हम इस कहानी में और मैं आपको बात करूं, लेकिन इस
बोफोर्स फोर्स का जो युद्ध में इस्तेमाल हुआ, कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हुआ अच्छे से, बहुत अच्छे से। और जो मतलब जो वहाँ पे जो टेकरी पे बैठ गए थे जाकर, ऊपर जो कारगिल पहाड़ी थी उस पे जाके बैठ गए थे, तो उसको जीता भारतीय जवानों ने। तो आगे हम ये और बात करते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक ऐसा मसला है मतलब कि जिस पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार भी चली गई इसी कारण से, ठीक है। और बिस्व प्रताप सिंह जो थे हीरो के तौर पर उभरे थे। ये अलग अलग मतलब बात है कि उनकी सरकार भी बोफोर्स दलाली का सच सामने लाने में विफल रही, और बाद में भी समय समय पर ये मुद्दा देश में राजनीति तूफान लाता रहा। और प्रधानमंत्री ने भी एक बार अपने भाषण में कह दिया था कि बोफोर्स मामले के यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। इस प्रकरण के सामने आते आते तरह तरह की राजनीति हल जो शुरू हुई, उससे साफ है कि बोफोर्स दलाली आज भी भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है। अब इसमें सीबीआई की भूमिका पे सवाल उठता है। सीबीआई की भूमिका की आलोचना क्या है? देखिए, इस मामले पर सीबीआई ने जिस तरीके से भूमिका निभाई, उनमें विशेषज्ञों की और सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर आलोचना की गई है, ठीक है। ध्यान योग्य बिंदु ये है कि प्रथम तो बिंदु ये है, देखो, प्रथम सूचना रिपोर्ट करने में अत्यधिक देरी हुई, ठीक। और दूसरा अनुरोध पत्र, मतलब जो लेटर ऑफ भेजने में देरी होती है, वो अनुबंध पत्र एक टाइप का होता है, वो भेजा गया। और उसके 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील ना करना, ठीक है। मतलब 90 दिन हो गए थे तब भी नहीं अपील गए। और कत्रोची के लंदन के बैंक खाते को पुनः चालू, डीफ्रीज कर देना, मतलब पुनः चालू, मतलब डीफ्रीज कर देना, मतलब पहले फ्रीज था फिर डीफ्रीज कर दिया। और अर्जेंटीना से कत्रोची के प्रत्यर्पण के लिए एक बहुत ही कमज़ोर केस बनाना। इसके बाद भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील ना करना। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लेना। और अंततः कत्रोची के खिलाफ मुकदमे को वापसी ले लेना, ठीक है। ये मतलब सीबीआई की भूमिका को भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक बनाते हैं। मतलब अब जिसकी सरकार रहती है उसी की, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, वही चीज़ है। अब हम अब बात करते हैं सीबीआई की मतलब भूमिका। तो अब प्रमुख घटनाक्रम से चलते हैं, एक एक करके समझाते हैं आपको। 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडन की एक हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा डील होती है। और ये लोग क्या करते हैं कि मतलब भारतीय थल सेना को 155 mm की 400 वाइड, इन्हें होइट्जर तोप बोलते हैं, होइट्जर तोप की सप्लाई करनी थी, ठीक है। अब 16 अप्रैल 1987 को यह दिन राजनीति और मुख्यतः कांग्रेस के लिए भूचाल लाने वाला सिद्ध हुआ, मतलब सही बता। स्वीडन के रेडियो ने दावा किया, एक बार रेडियो चलता था, तो कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिकों और रक्षा विभाग के अधिकारी को घूस दिए, ठीक है। और 60 करोड़ रुपए घूस दिए। अब 6 अगस्त 1987 रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति, यानी कमेटी, जो जेपीसी होती है, संसद में होती है एक कमेटी, इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री बी शंकरानंद ने किया, ठीक है। अभी एक जो सीआईए ने भी रिपोर्ट निकाली थी, सीआईए रिपोर्ट के आधार पे भी इसमें आलोचना की गई थी। सीआईए रिपोर्ट नहीं, मैं आपको उसमें पीडीएफ भी डाल दूंगा, इस कली में डाल दूंगा पीडीएफ से, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है कि फरवरी 1988 में मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन पहुंचा। और 18 जुलाई 1989 को जेपीसी ने संसद की रिपोर्ट सौंपी। और नवंबर 1989 में भारत में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी हार हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। मतलब बोफोर्स का मामला इतना ज़्यादा गर्मा गया, इससे ज़्यादा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी सरकार की छवि खराब हुई कि रक्षा, बताओ, मतलब जब भारत का रक्षा क्षेत्र ही बताओ भ्रष्टाचार से भर जाए। अब भाई बोफोर्स तोप खरीदी है, ठीक है, वज्र तोप खरीदी है, तो उसमें घोटाला, तो ये चीज़ बहुत सरकार के लिए बहुत गलत साबित हुई। अब आगे क्या होता है, आगे 1992 में मामले की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब खारिज कर दी और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया, ठीक है। तो बोफोर्स घपले का बवंडर जो था, एंडरसन की रिपोर्ट के भूचाल आ गया था। और साल 1993 में स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने अत्रो, है ना, अत्रोबियो
कत्रोक्की को मामले में एक अन्य आरोपी को खारिज कर दी। कत्रोक्की इटली एक व्यापारी था और जिस पर बोफोर्स घोटाले में दलाली के जरिए घूस खाने का आरोप था। इसी बीच क्या होता है 22 जनवरी 1990 मतलब सॉरी 26 दिसंबर 1989 को नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बन जाती है। ठीक है, वो बोफोर्स कोर्स पे पाबंदी लगा दी गई, उनके द्वारा लगा दी गई थी। 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने एक आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। ठीक है, मामला एबी बोफोर्स को तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो, उस समय याद रखिएगा मार्टिन आर्डबो, कथित बिचौलियों विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुआ गया। मतलब ये दो लोग थे जो विन चड्ढा एक था और हिंदुजा बंधु, जो इनकी हिंदुजा कंपनी जो है, हिंदुजा बंधु मतलब ब्रदर्स, हिंदुजा ब्रदर्स आती है ना, तो उनकी कंपनी थी। मतलब इन लोगों ने बिचौलिए का काम किया, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। मतलब ये उसके एक रेडियो की वजह से, मतलब जो रेडियो ने कहा था उसके आधार पर हुआ था। फिर क्या हुआ, 19 फरवरी 1990 में स्विस सरकार को न्यायिक सहायता के लिए पहला पत्र भेजा गया। ठीक है, अब क्या है कि इसमें होता क्या है, 1997 में हम लोग आ जाते हैं, फरवरी 1997। कत्रोक्की के खिलाफ गैर जमानती वारंट NDW और रेड कार्नर नोटिस जारी की जाती है। मार्च से लेकर अगस्त के बीच में 1998 कत्रोक्की ने एक याचिका दाखिल की कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि उसने भारत को कोर्ट से हाजिरी होने से मना कर दिया था। ठीक है, फिर क्या होता है, दिसंबर 1998 से सरकार को दूसरा रेगुलेटरी लेटर भेजा जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मानती है और गर्सनी और ऑस्ट्रेलिया से स्विट्जरलैंड पैसा ट्रांसफर किए जाने की जांच का आग्रह किया गया, लेकिन रोगेटरी लेटर एक तरह का। अब यहाँ पे बात आ जाती है फरवरी 1992, बोफोर्स घपले पर पत्रकार बो एंडरसन की रिपोर्ट में भूचाल आ गया। उन्होंने पत्रकार थे वहाँ के, जो बो एंडरसन, उन्होंने रिपोर्टिंग निकाली, उससे भूचाल आ गया। उससे मतलब इस घोटाले की मतलब ज़्यादा सवाल उठने लगे। फिर दिसंबर 1992 में मामले में शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। फिर क्या होता है, जुलाई 1993 स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ओत्रावियो, मतलब स्विट्जरलैंड का जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने ओत्तावियो और कत्रोक्की को मामले के लिए एक अन्य आरोपियों की अपील खारिज कर दी। अब कत्रोक्की इटली का एक व्यापारी था, मतलब ठीक है, और जिस पर बोफोर्स घोटाले में दलाली के लिए घूस के खाने का आरोप लगा था। इसी महीने वह भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। ठीक है, अब क्या होता है, फरवरी 1997 आता है और कत्रोक्की के खिलाफ गैर जमानती वारंट NDW एक्ट और रेड क्रॉस कार्नर नोटिस जारी हो जाता है। रेड क्रॉस जो कार्नर होता है उसके लिए ये मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, उसके लिए जारी हो जाता है, उसके ऊपर नोटिस जारी हो जाता है। ये मार्च से अगस्त तक की बात है 1998। ठीक है, कत्रोक्की ने एक याचिका दाखिल की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसे भारत के कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, दिसंबर 1998 आता है, स्विस सरकार को दूसरे रोगेटरी लेटर भेजा गया और गर्नसी और ऑस्ट्रेलिया से स्विट्जरलैंड पैसा ट्रांसफ़र किए जाने की जांच का आग्रह किया गया। रोगेटरी लेटर एक तरह का औपचारिक पत्र है, मतलब वो एक देश से दूसरे देश को जाता है न्यायिक हिरासत के मतलब न्यायिक सहायता मांगने के लिए होता है, जो भारत सरकार ने स्विस सरकार से कहा था, मतलब एक लेटर भेजा, रोगेटरी लेटर। अब होता क्या, 22 अक्टूबर 1999 आता है। अब एबी बोफोर्स के एजेंट, मतलब जो एबी बोफोर्स कंपनी है, उसके एक एजेंट था विन चड्ढा और कत्रोक्की और तत्कालीन रक्षा सचिव SK भटनागर जो समय रहे, बोफोर्स कंपनी के प्रेसिडेंट मार्टिन कार्ल आर्डबो के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल होता है। ठीक है, मार्च से सितंबर तक सुनवाई होती है, के लिए भारत चड्ढा आता है, मतलब उसे चिकित्सा उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती। उसने मांग करी, कोर्ट मर्जी लगाता है, लेकिन उसकी खारिज कर दी जाती है। अब क्या होता है, फिर सितंबर से अक्टूबर तक के बीच में, मतलब 2000 सितंबर से अक्टूबर 2000 की बात है, हिंदुजा बंधुओं को लंदन
अब 2000 सन 2000 सितंबर से अक्टूबर लेके कार्रवाई के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। हिंदुजा बंधुओं ने लंदन में एक बयान जारी करके कहा कि उनके द्वारा जो फंड आवंटित किया गया है उसके बोफोर्स डील से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। काकोत्री के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल की गई। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के फैसले को पलटने का आग्रह किया, लेकिन जब उसे उससे जांच के लिए सीबीआई के समक्ष हाजिर होने को कहा गया तो उसने मना कर दिया, इसे इनकार कर दिया। ठीक है, अब बात आ जाती है दिसंबर 2002 में क्या होता है। ककोत्री को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत इस शर्त पे दी गई थी कि वह शहर छोड़ के नहीं जाएगा कहीं पे। ठीक है, अगस्त 2001 में भटनागर की कैंसर से मौत हो जाती है। फिर दिसंबर 2002 मतलब 1 से लेकर 2002 के 2000 की बात आती है। भारत ने ककोत्री को प्रत्यार्पण की मांग की, लेकिन मलेशिया के हाईकोर्ट ने आग्रह को खारिज कर दिया। ये अक्सर देखा गया है जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी थे, उनको भी मतलब ये यहाँ लाना विदेश से देश में लाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि किसी दूसरे देश में हम लोग उनकी कस्टडी नहीं ले सकते। ठीक है, ये अ, एक समझौता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जुलाई 2003 में भारत ने यूके के अनुरोध पत्र मतलब एक लेटर ऑफ रोगेटरी जो भेजा है, तो यूके को एक भेजा। ककोत्री के बैंक खाते को जब्त करने की मांग की गई थी। उसमें उस मतलब जो रेगुलेटरी भेजा गया था, अनुबंध पत्र भेजा गया था। उसके बाद क्या होता है, फरवरी मार्च 2004 की बात आती है। स्वर्गीय राजीव गांधी जो थे भटनागर को मामले से बरी कर दिया गया, मतलब उनको जो रक्षा सचिव थे उनको बरी कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट को भी ककोत्री के प्रत्यार्पण की भारत की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं मई अक्टूबर 2005। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदुजा बंधु और एबी बोफोर्स के खिलाफ आरोप पत्र को खारिज कर दिया। अब लेकिन यहीं से तो कहानी शुरू होती है। जब मई 2000 अक्टूबर आती है तो इसमें क्या होता है, 90 दिनों का तो सीबीआई को दिया जाता है कि इसमें 90 दिनों के अंदर आप चार्जशीट मतलब दोबारा पीआई अपील दाखिल करें। लेकिन सीबीआई ऐसा नहीं करती है, उसको बंद कर देती है, क्योंकि बल्कि उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है। ठीक है, जो वर्चस्व लोग होते हैं उनके खिलाफ कभी कुछ होता ही नहीं है। अब हिंदुजा ब्रदर्स को इसमें भी बिल्कुल भी क्लीन चिट मिल जाती है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के वकील एक थे अजय अग्रवाल। वही ये अजय अग्रवाल वही अगर वो है जो कि सोनिया गांधी के खिलाफ 2014 में बीजेपी से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और बीजेपी के टिकट से लड़ते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन्होंने एक अपील दायर की, पीआईएल दाखिल कर देते हैं बोफोर्स घोटाले के ऊपर। अब जनवरी 2006 की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सीबीआई को निर्देश दिया कि ककोत्री के बैंक खातों को जब्त करने का यथापूर्व स्थिति बनाए रखा जाए, लेकिन उसी दिन पैसा निकाल लिया जाता है। जिस दिन आदेश देते उसी दिन पैसा निकाल लिया जाता है। अब फरवरी से फिर जून 2007 की बात आती है। इंटरपोल ने अर्जेंटीना में ककोत्री के गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 महीने बाद अर्जेंटीना के कोर्ट ने प्रत्यार्पण को भारत को आग्रह को खारिज कर दिया। अब देखो, वहाँ गिरफ्तार भी करती है कोर्ट, खारिज भी कर देती है। देखो कोर्ट कोर्ट देखो हर जगह की नालायक है। अप्रैल नवंबर 2009 की बात आती है। ठीक है, सीबीआई ने ककोत्री के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस को वापस ले लिया। ठीक है, और चूंकि प्रत्यर्पण का बार बार प्रयास विफल हो गया था और इस मामले में को बंद करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। बाद में अजय अग्रवाल ने लंदन में ककोत्री के खाते से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन सीबीआई ने याचिका का जवाब नहीं दिया। ठीक है, देखिए सीबीआई देखिए तभी तो कहते हैं सीबीआई एक उड़ता हुआ तोता है भाई। उसका जो मालिक होता है वो उसी के यहाँ बैठ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 2010 कोर्ट ने ककोत्री को बरी करने की सीबीआई की याचिका पर फैसले को पलट दिया और इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने ककोत्री और चड्ढा के बेटे से उन पर बकाया टैक्स वसूलने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया। अब फरवरी मार्च 2011 मुख्य सूचना आयुक्त मतलब ये एक आरटीआई द्वारा मतलब निकाला गया था कि सीबीआई पर सूचनाओं को वापस लेने का आरोप लगाया गया। आरटीआई द्वारा पता चला। 1 महीने बाद दिल्ली स्थित सीबीआई के एक स्पेशल कोर्ट ने ककोत्री को बरी कर दिया। ठीक है, टिप्पणी की कि टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई को देश उसके प्रत्यर्पण पर खर्च नहीं कर सकता। देख रहे हो मतलब, अरे यार जब हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो तुम अपने खाते तुम्हें इसीलिए तो सरकार में बैठाया है। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहे हैं। अब क्योंकि पहले ही करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, सोचो एक एक घोटालेबाज और एक इन सब जो करप्शन वालों को 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
अप्रैल 2012 स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी का कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन का भी नाम है इसमें। ठीक है, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन से राजीव गांधी की गहरी दोस्ती थी। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन पर भी रिश्वतखोरी के शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनको निर्दोष करार दे दिया गया था। अब फिर बात आती है 13 जुलाई 2013। ठीक है, सन 1993 को भारत सरकार फरार हुए कठपुतली की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये 13 जुलाई और 2013 को, मतलब इसका 13 जो था इसके लिए अनलकी साबित हुआ। और अन्य आरोपी से भटनागर, चड्ढा और आडवो की मौत भी हो चुकी थी। ठीक है, भटनागर की भी मौत हो गई रक्षा सत्य, आडवो की भी मौत हो चुकी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 1 दिसंबर 2016, 12 अगस्त 2010 के बाद करीब 6 साल के अंतराल के बाद अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई। ठीक है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है 14 जुलाई 2017 सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार अगर आदेश दे तो वह फिर से बोफोर्स मामले की जांच, मतलब सीबीआई ने कहा कोर्ट में। देखो अब देखो सीबीआई देखो क्या बोलने लगे तो जब सरकार चेंज हो गई, अब जांच शुरू कर सकती है। 2 फरवरी 2018 सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करके दिल्ली हाईकोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दे दी। 1 नवंबर 2018 सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू की गई, जाने की मांग की गई। शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया इसको। और कोर्ट ने कहा सीबीआई 13 साल की देरी से अदालत में क्या कर रही थी। ठीक है, एक मैंने स्क्रीनशॉट सीबीआई रिपोर्ट के आगे आपको लगा दी है वीडियो में, आप उसको ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, सीआईए रिपोर्ट में क्या कहा गया, देखिए सीआईए रिपोर्ट एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करता है। उसमें कहता है स्वीडन के तत्कालीन और भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मतलब राजीव गांधी को इस रिपोर्ट के आधार पर शर्मिंदगी से बचाने के लिए बोफोर्स ने तो घोटाले की जांच बंद कर दी थी। भाई कोई सरकार चाहेगा कि दूसरी सरकार की बदनामी हो। अब ये खुलासा भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में से एक जुड़ा है। ठीक है, अब एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार है ये। ठीक है, जांच पर रोक, स्वीडिश अधिकारियों ने राजीव गांधी को बचाने के लिए आगे की जांच रोक दी। शर्मिंदगी से बचाव के लिए रिपोर्ट में कहा गया ऐसा इसलिए किया गया ताकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को राजनीतिक नुकसान और शर्मिंदगी न उठानी पड़े। अब स्टॉकहोम यात्रा, इस मामले का संबंध राजीव गांधी की स्वीडन की जो यात्रा है, स्टॉकहोम जो वहाँ की राजधानी है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, दौरान घटनाक्रमों से भी जोड़ा गया है। भोपाल देखो, अब सौदे में देखो, अब इस घोटाले का राजनीतिक असर ये होता है, इस घोटाले के कारण 1989 में आम चुनाव में राजीव गांधी की सरकार चली जाती है। ठीक है, पे आपको बोफोर्स घोटाले की जो सीआईए रिपोर्ट थी मैं उसको शो कर दूंगा, वो इंग्लिश में है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ और आपको हिंदी में ही बताता हूँ। ठीक है, इसकी इन्होंने रिपोर्ट में क्या बताया था। ठीक है, मैं आपको रिपोर्ट में बताता हूँ। देखिए, स्वीडन का बोफोर्स हथियार घोटाला, हथियारों के डाइवर्जन और जांच और इसके प्रभावों का सार है। ठीक है, मैं बताता हूँ रिपोर्ट, इसका सार बताता हूँ आपको। रिपोर्ट कहती है कि बोफोर्स एबी और नोबेल केमी एबी से जुड़ा हथियार घोटाला पहली बार 1984 में सामने आया। इसका मुख्य कारण यह बताता है कि स्वीडन के एक निजी और सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों ने हथियारों के निर्यात से जुड़े अपने ही नियमों का पालन नहीं किया, ताकि स्वीडन के हथियार उद्योग को आर्थिक रूप से मजबूत रखा जा सके। ठीक है, इस मामले की जांच के लिए कई जांचें शुरू हुई, लेकिन रिपोर्ट में अनुसार उस समय केवल एक बोफोर्स अधिकारी या एक निजी हथियार व्यापारी पर स्वीडिश कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। अब इसमें स्टॉकहोम के बाद ये जांच रोक दी गई क्योंकि जांच आगे बढ़ने की बातें सामने आने का डर था, जो भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने से जुड़ी हो सकती थी। इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को राजनीतिक परेशानियों हो सकती थी। ठीक है, अब रिपोर्ट में कुछ दूसरी घटनाओं का भी उल्लेख मिला गया, जैसे कि एक सीमा शुल्क अधिकारी का रहस्यमय मृत्यु। ठीक है, स्वीडिश प्रधानमंत्री, ठीक है, और ओलेफ पाल्म की हत्या, मतलब हत्या से जुड़ी संभावनाओं पर चर्चा और स्वीडिश पत्रकारिता में बोफोर्स मामले की बढ़ती जांच। रिपोर्ट का अनुमान था कि इस घोटाले के बाद स्वीडन हथियारों के निर्यात पर नियम और कड़े कर सकता है, लेकिन लंबे समय में स्वीडन हथियार उद्योग को बनाए रखने के लिए निर्यात जारी रखा गया। इससे ये साबित होता है कि मतलब ये जो स्वीडन स्टॉकहोम में ही जो स्वीडन सरकार थी वहीं पे ये भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सितंबर 1988 के चुनाव में यह मामला प्रधानमंत्री इंगेबर कार्लसन और समाजवादी और गैर समाजवादी पार्टियों के लिए राजनीतिक मुद्दा
मुद्दा ना बन जाए। मतलब वहाँ की जो मतलब इंगवार कार्लसन जो थे, मतलब कि जो नेता थे वहाँ के, मतलब उनके ये था कि दोनों पक्षों को, कई नेताओं को आरोप लगाने की संभावना के कारण ये कहीं ये पार्टी का मतलब खिलाफ बड़ा राजनीतिक हथियार ना बन जाए, विपक्ष को मतलब ना हथियार मिल जाए इसमें। मतलब और 2 में दिया गया है कि हथियारों को दूसरे देश तक पहुँचाने का आरोप, ठीक है। अब देखो रिपोर्ट में बोफोर्स और नोबेल केमी से जुड़े कई लेन-देन का उल्लेख किया गया है, जिनमें आरोप था कि स्वीडिश हथियार कंपनी के अधिकारियों ने हथियारों की बिक्री से जुड़े प्रतिबंधों को जानबूझकर तोड़ा और उनके रास्ते बदलकर नियमों को दरकिनार किया गया। अब मुख्य आरोप थे उनमें से 1917 में बोफोर्स 300 से ज़्यादा यानी आरबीएस 70 मिसाइल सिस्टम यानी कि बहरीन और दुबई सिंगापुर के रास्ते बेचने की बात रिपोर्ट में की गई थी। इन सिस्टमों में 2 अमेरिकी मूल के कंपोनेंट्स भी थे। अब 1985 बोफोर्स 22 एंटी एयरक्राफ्ट गन थाईलैंड को सिंगापुर को रास्ते बेचने का उल्लेख है। मतलब सिंगापुर के रास्ते, थाईलैंड के रास्ते। बोफोर्स द्वारा ओमान को इटली के रास्ते मतलब अम्यूशन बेचने का आरोप है, ठीक है। अम्यूशन एक होता है। अब बोफोर्स द्वारा ईरान को सिंगापुर के रास्ते, मतलब ईरान को सिंगापुर के रास्ते बोफोर्स आरबीएस 70 को बेचने का कथित मामला है, ठीक। अब इतने समझ लीजिए, इतने मामले ये वहाँ का बता रहा है। बोफोर्स जो कंपनी है भारत के जो 150 हर्ट्जर के लगभग 1 अरब डॉलर के सौदे में भारतीय बिचौलिया और अधिकारियों को रिश्वत देने का कथित आरोप है। सिंगापुर में एक अधिकारी को दूसरे देश में हथियारों की बिक्री के संबंध में रिश्वत देने का आरोप, ठीक है। ताइवान को नवल और ऑर्डिनेंस बेचने का कथित मामला सामने आया था उसके बाद। मतलब ये सब पॉइंट दिए हुए हैं पेज नंबर 2 में। और ईस्ट जर्मनी को ऑस्ट्रेलिया के रास्ते एक्सप्लोसिव बेचने का आरोप लिया गया। अब नोबल केमी एबी द्वारा लगभग 2139 यानी मेट्रिक टन अम्यूनिशन ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट और बर्मा को बेचने का उल्लेख है। इनमें से लगभग 2/3 अम्यूनिशन अलग अलग अन्य देशों को रास्ते भेजे जाने की बात कही गई। स्वीडिश निजी व्यापारी कार्ल एरिक स्मिथ जो था, इसमें तो प्रतिबंधित देशों के अंतर्राष्ट्रीय हथियार ब्रोकर के रूप में बताया गया है। अब जांच हुई, तो इसमें जांच में क्या पता चला, देखिए जांच 1984 में वो बोफोर्स के पूर्व कर्मचारी इनगेवर ब्रैड की जानकारी सामने आती है, ठीक है। आने बाद कई सरकारी जांच शुरू हो गई, जैसे कंट्री प्रोसिक्यूटर तो स्टाइज एज ने बोफोर्स के खिलाफ मामला शुरू कर दिया। जो वहाँ के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इसका मामला शुरू किया। बाद में नोबल केमी के मामले में कार्रवाई हुई और कार्ल एरिक इसमें जो था पर अवैध हथियारों का व्यापार आरोप लगा गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, पेज नंबर आपको हम 3 की पूरी जानकारी बता रहे हैं, पुलिस जांच जो करी उसने। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि स्वीडिश पुलिस ने बोफोर्स और नोबल केमी की हथियार बिक्री की अलग अलग जांच कर रही थी, ताकि अदालत में चल रहे मामलों के लिए जानकारी जुटाई जा सके। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो एक स्वीडिश सरकार ने गठित की थी, उसमें रिपोर्ट क्या गया, स्वीडिश संसद की एक समिति ने यह जांच शुरू की कि क्या सरकारी अधिकारियों ने अवैध हथियार बिक्री की अनुमति दी है। ये समिति प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की हत्या की जांच की निगरानी भी कर रही थी। अब ये जो समिति बनी थी, ये जो ओलोफ पाल्मे की थी, वहाँ पे पहले उनकी हत्या भी हो चुकी थी, ठीक है। और उसकी भी जांच कर रही थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैट्स हेलस्ट्रॉम की आलोचना हुई थी, क्योंकि उनके ऊपर इंडोनेशिया को स्वीडिश हथियारों की बिक्री के बारे में तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगा था। अब पार्लियामेंट्री आर्म एक्सपोर्ट कमीशन जो होता है, फरवरी 1985 में एक विशेष आयोग बनाया गया, जिसका उद्देश्य संसद को हथियार निर्यात से जुड़े मामले की जानकारी देना और हथियार उद्योग को दिशा देना था, ठीक है। अब एक एडवाइजरी कमेटी बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक एडवाइजरी कमेटी बनी है। सरकार ने हथियार निर्यात कानून में बदलाव के लिए विशेषज्ञों की अनुमति, मतलब एक समिति बनाई गई। समिति में जून 1987 में अपने सुझाव दिए, लेकिन रिपोर्ट के समय तक वे संसद में औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं हुए, ठीक है। अब नेशनल ऑडिट की गई। पुलिस जांच में जब बोफोर्स द्वारा भारतीय बिचौलियों और अधिकारियों को क्या नाम है भुगतान किए जाने की संभावना सामने आई, तो स्वीडिश की राष्ट्रीय ऑडिट संस्था ने बोफोर्स के लेन देन की जांच की। जून 1987 में पूरी ऑडिट
में कहा गया कि बिचौलियों को लगभग $40 मिलियन तक कमीशन दिए गए। मतलब ये बिचौलिए होते थे, किसी दूसरी कंट्री के थ्रू दूसरे देश को मतलब हथियार सप्लाई करते थे और क्या नाम है, लेकिन ऐसा लेकिन बाद में लेकिन सरकार ने इन भुगतानों के पर्याप्त कर्ताओं को सटीक रकम को सार्वजनिक रूप नहीं किया, मतलब इसको, ठीक है। अब बोफोर्स ने कहा कि जानकारी सार्वजनिक करने से उसकी हथियार बेचने वाली कंपनी के रूप में विश्वसनीयता, मतलब उसके असर पड़ेगा, भाई उससे कोई हथियार नहीं खरीदेगा कि ये तो हमारी जानकारी लीक कर रहे हैं, हम इनसे कैसे मतलब ले कहा, ठीक है। सरकार और बोफोर्स दोनों ने ये दावा किया कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए इंटरमीडिएट्स को किया गया था, मतलब जो बिचौलिए थे, समझ गए, मतलब कमीशनबाजी नहीं चली, एक टाइप के बिचौलिए, मतलब समझौता, जैसे दलाल टाइप के अपने यहाँ, ठीक है। अब सिटीजन्स कमेटी घोटाले की जांच पर जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए एक नागरिक समिति बनाई गई, जिसने बोफोर्स आर्टिस्ट से जुड़े क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की समीक्षा करनी थी। रिपोर्ट लिखे जाने तक समिति ने अपनी फाइंडिंग्स नहीं दी, ठीक है। अब उसके बाद पेज नंबर 4 पे आते हैं, देखो पेज नंबर 4 का हम कर दे रहे हैं, ठीक है। बोफोर्स ब्राइवरी इन्वेस्टिगेशन, नेशनल ऑडिट के बाद स्वीडिश पुलिस ने बोफोर्स की रिश्वत खोरी की अलग अलग जांच शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार अगर विदेशी अधिकारियों को अवैध भुगतान किया गया तो यह स्वीडिश कानून के तहत अपराध होगा, ठीक है। अब जनवरी 1988 में यह जांच तब रोक दी गई जब भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्टॉक होम दौरे की तैयारी चल रही थी, ठीक है। स्वीडिश ने दावा किया कि उसे स्विस बैंक अकाउंट के जरिए भुगतान का पता लगाने में कठिनाई हो रही है। अब भारतीय जांच क्या कहती है, भारतीय जांच देखो आती है, फिर भारत सरकार के पास जांच आ जाती है। भारत सरकार ने भी संसद में अपनी एक जेसीएम रिपोर्ट पर वो बना दी, एक सौदे को बिचौलियों को सरकारी रिश्वत दी गई थी, तो एक आरोप लगा था। सिंगापुर इन्वेस्टिगेशन, सिंगापुर जो बोफोर्स के हथियारों को ट्रांसशिपमेंट का महत्वपूर्ण केंद्र था, ने भी ये रिश्वत की जांच शुरू की। सिंगापुर था, उसने भी अपने यहाँ जांच शुरू करवा दी। अब रिपोर्ट के अनुसार टैन कॉक चिंग, जो कि सिंगापुर की आर्म फोर्सेस के लिए टैन कोक चिंग, जो सिंगापुर के आर्म फोर्सेस के लिए काम कर चुके थे और एलाइड ऑर्डिनेंस के पूर्व जनरल मैनेजर थे, पर बोफोर्स से लगभग $1 मिलियन से अधिक की रिश्वत स्वीकार करने का आरोप लग गया। बोफोर्स के पास क्या था, एलाइड ऑर्डिनेंस के लगभग 40% हिस्सेदारी की बात भी रिपोर्ट में की गई थी, ठीक है। अब देखो बोफोर्स के पास क्या, एलाइड ऑर्डिनेंस है, उसके हिस्सेदारी भी थी उसमें, ठीक है। अब MFA मतलब डिमार्च जो था, MFA डिमार्च स्वीडिश के विदेश मंत्रालय ने विदेश में स्थित अपने दूतावास जो थे, मतलब जो एम्बेसी थे, उनसे संबंधित सरकारों से उनके हथियारों के स्टॉक की जांच की अनुमति मांगी ताकि ये पता लगा जा सके कि बोफोर्स के हथियारों को किसी ऐसे देश को तो नहीं पहुंचे गए हैं जो उन्हें हानि पहुंचा, मतलब अपने दुश्मन देश को तो नहीं बेच दिए इन लोगों ने। भाई जब ये सबसे समझौता कर रहे हैं तो कहीं दुश्मन देश से तो नहीं हमारे ऊपर हमला कर दे, ये भी था मैटर। अब ये भी बात फंस रही थी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, क्या नाम है, पेज नंबर दूसरी रहस्यमय घटनाएं हुआ। देखो एलेग्रॉन की मृत्यु मतलब जो कैसे हुई, कार्ल एलेग्रॉन नाम का एक जो मतलब था, उसकी रिपोर्ट में कार्ल एलेग्रॉन नाम के वार मटेरियल इंस्पेक्टर का उल्लेख है कि उसका काम हथियारों के निर्यात की निगरानी में करना था। जनवरी 1987 में सबवे ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु से लगभग 30 मिनट पहले उन्होंने बोफोर्स के पेरेंट कंपनी नोबेल इंडस्ट्री के प्रमुख एंडर्स कार्लबर्ग से मुलाकात की थी, ठीक है। अब देखिए इनकी मृत्यु कैसे हो गई, मतलब ट्रेन टकराने से हो गई। अब रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आत्महत्या की संभावना लगी, लेकिन दुर्घटना या हत्या की संभावना से पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ऐसे मामले बड़े बड़े होते हैं तो हादसे तो होते ही रहते हैं। मतलब लाइफ इज़ वेरी वो मतलब प्रेडिक्टेबल, मतलब कुछ भी। वो मूवी आई थी ना उसकी, राजपाल यादव की, जो उसमें इंश्योरेंस बेचता है, क्या होता है, डरना जरूरी है उसमें, कहता है ना। तो अब क्या हुआ, फिर ईरानियों ने पाल्म की हत्या की। क्या ईरानियों मतलब ये हुआ कि क्या ईरानियों ने इसकी जांच चली। अब अमेरिकी मीडिया ने मार्च 1987 में अनुमान लगाया कि ओलेफ पाल्म की हत्या किसी ईरानी हथियार द्वारा तो नहीं की गई है, ठीक है, क्योंकि पाल्म ने कथित रूप से तेहरान के हथियारों की शिपमेंट रोकने की कोशिश की थी। भाई वो अधिकारी था। मीडिया ने यह भी अनुमान लगाया क्या कि एलेग्रॉन नॉन को इसलिए मारा गया क्योंकि वह स्वीडिश हथियार निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों की अवैध गतिविधियों को सार्वजनिक करने वाला था।
इसका मतलब स्वीडिश कंपनी जो थी बोफोर्स वही ये सब कर रही थी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, लेकिन स्वीडिश जांचकर्ताओं ने इसकी थ्योरी असंभावित मानी है, मतलब लेकिन अब देखो इसमें प्रेस की भूमिका क्या है। अमेरिकी प्रेस की एक रिपोर्ट में ईरान और बोफोर्स के संबंधों पर जानकारी सामने के बाद स्वीडिश मीडिया पर सवाल उठे कि उसने इस मामले की पर्याप्त जांच क्यों नहीं की। इसके बाद स्वीडिश मीडिया ने बोफोर्स मामले से जुड़ी हर संभावित जानकारी शुरू कर दी। सिंगापुर को हथियार निर्यात पर प्रतिबंध रिपोर्ट में बताया गया, ठीक है। 1977 से 1986 के दौरान स्वीडिश हथियारों का सबसे बड़ा इम्पोर्टर सिंगापुर था, ठीक है। मतलब मतलब जो था, मतलब स्वीडिश मतलब हथियारों का, क्योंकि सिंगापुर के थ्रू तो सप्लाई करता था। अब सिंगापुर को स्वीडिश हथियारों की बिक्री कुछ समय के लिए 1985 में रोक दी गई थी, फिर 1987 में दोबारा प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अब पेज नंबर हम लोग 5 पे आए, ठीक। अब हम इसको पूरी मतलब जो सियाही धारा घटनाक्रम इसका पूरा जो है उसका है, देखो यह हिस्सा महत्वपूर्ण, क्योंकि सीआईए स्वयं स्पष्ट करती है कि आगे दिया गया घटनाक्रम मतलब अनुक्रम पक्के तौर पर सिद्ध नहीं किया गया, मतलब ये कहने मतलब ये है। अब इसमें क्या होता है, देखो किसी तरीके की बिक्री की जारी मतलब किसी तरीके का बिक्री जारी रखो, मतलब किसी भी तरीके की 1970 के दशक के अंत में और 1980 के शुरुआती वर्षों में स्वीडिश हथियार निर्माता कंपनी मतलब कठिनाई से गुजर रहे थे। उनका मानना थी आर्थिक रूप से टिके रहने के लिए उन्हें उन देशों को भी हथियार बेचने पड़ेंगे जिन्हें स्वीडन के नियमों के अनुसार हथियार नहीं बेचे जाने चाहिए थे, यानी कि उनके दुश्मन देशों को, ठीक है, जो पालन नहीं करते। सरकारी अधिकारियों ने कथित तौर पर इसे स्वीकार किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि विदेशी हथियारों पर निर्भरता बढ़े और स्वीडन की न्यूट्रलिटी पॉलिसी कमजोर हो, ठीक है। अब डैमेज कंट्रोल क्या करते हैं लोग, डैमेज कंट्रोल करते हैं शुरू, जब पूर्व कर्मचारी इंगेबार ब्रैड ने पीस एंड एर्बिट्रेक्शन सोसाइटी को जानकारी दी तो सरकार ने मामले को नियंत्रित करने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार बोफोर्स एक ऐसी कंपनी की तरह पेश किया गया जिसने नियमों को तोड़ा था, लेकिन यह दावा किया गया कि सरकार की इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी, ठीक। अब मामला नियंत्रण से बाहर होने लगा। जांच आगे बढ़ती है और बोफोर्स नोबेल कोमी के संभावित अवैध लेन देन की जानकारी सामने आती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, पीस एंड अर्बिनेशन सोसाइटी के मामला सार्वजनिक रखा गया। बोफोर्स के चेयरमैन विनबर्ग और बाद में उसकी सक्सेसर एड्रोबो, जो बोफोर्स के चेयरमैन थे विनबर्ग और बाद में उनके सक्सेसर एडोबो के इस्तीफे का उल्लेख भी है। 1985 में नोबल इंडस्ट्री द्वारा बोफोर्स को अपने नियंत्रण में लेने के बाद भी स्कैंडल समाप्त नहीं हुआ, ठीक है, और सरकार का मामले पर नियंत्रण कमजोर पड़ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नई रणनीति बनाई। अब क्या बनाई रणनीति, मैं आपको बताता हूँ। अब बोफोर्स की रणनीति ये बनाई कि बोफोर्स के तीसरे देशों का इस्तेमाल, जो मतलब थर्ड पार्टी थी, उसको हथियार को री एक्सपोर्ट करने के लिए दोषी ठहराया जाना था। लेकिन नोबेल केमी के अधिकारी मैट्स लंडबर्ग और हथियार ब्रोकर कार्ल एरिक स्मिट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की बात थी ताकि मामले का सार्वजनिक असर कम किया जा सके। मतलब ये इंटरनल जांच मतलब इन्होंने करी। अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे, ठीक है। अभी सुसाइड वाला मामला जो बता रहे हैं, जनवरी 1987 में कार्ल बर्ग के और एलेग्नॉर्न को बोफोर्स नोबल केमी के ट्रांजेक्शन से अलग कर दिया गया। अब वो था एलेग्नॉर्न की उम्मीद थी कि कार्ल बर्ग उसे सुरक्षा देगा, लेकिन उसे लगा कि स्मिथ और नोबेल केमी द्वारा किए जा रहे डील्स को रोकने में नई रणनीति भी असफल रही। रिपोर्ट के अनुसार एलेक्जेंडर, जो संभवतः इसके कारण की आत्महत्या रही, बता रहे हैं उसने ट्रेन से उससे आत्महत्या नहीं की है, ठीक है। मतलब रिपोर्ट के अनुसार तो यही बता रहे हैं। जो सीआईए रिपोर्ट का अनुमान है कि बोफोर्स लगभग निश्चित रूप से पेमेंट्स किए गए थे, मतलब कि, ठीक है, या सीधे भारतीय अधिकारियों को ऐसा इंटरमीडिएट्स जो को जिन्होंने भागे भारतीय अधिकारी को भुगतान किया, मतलब कोई बीच का अधिकारी रहा हो। पर रिपोर्ट में कहा गया कि भुगतान हॉइटजर के लगभग 1.2 बिलियन के सौदे को हासिल करने से संबंधित था। भुगतान की जानकारी बाहर आने से प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए घरेलू राजनीतिक मुश्किलें पैदा होने की आशंका थी।
रिपोर्ट के अनुसार स्टॉकहोम चाहता था मतलब जो उसके गांधी को स्वीडिश लीक से पैदा हुई परेशानी से बचाया जाए, ताकि नोबेल इंडस्ट्री भी रिश्वत के मामले को सार्वजनिक होने से रोका जा सके। जैसे अगर मान लो राजीव गांधी का मामला खुलता तो गोफोर्स की भी तो बदनामी होती, और जो वो सिंगापुर के थ्रू दूसरे देशों को या थर्ड पार्टी देशों को हथियार बेच रहा था, तो उससे उसको भी तो नुकसान होता भाई। फिर विश्वसनीयता खुल जाती ना कि भाई ये तो ऐसे तो बिचौलिए खा रहे हैं, फिर मतलब प्रतिबंध लगाता ना अमेरिका। प्रतिबंध हथियारों की लेन देन से संबंधित इस पर सब पे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की नज़र होती है। ठीक है, अब रिपोर्ट करना स्टॉक मतलब इसलिए दोनों ने पेमेंट का विवरण गुप्त रखने की कोशिश की। अब कैश में पेमेंट होगी, ठीक है। और अब क्या हुआ, फिर अंततः स्टॉकहोम ने पूरी बाइबरी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी, मतलब जो रिश्वत की ये बात थी उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, सीआईए ने अनुमान लगाया कि बोफोर्स का मामला कम समय में स्वीडन की राजनीति और हथियार निर्यात की नीति पर बड़ा असर डाल सकता है, लेकिन लंबे समय से प्रभावी सीमित हो सकता है, ठीक है। हथियार निर्यात नीति, सरकार की एडवाइजरी कमेटी ने हथियार निर्यात कानूनों में बदलाव के सुझाव दिए, मतलब अपनी बचत करने के लिए। फिर ये अपनी बदलाव कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में संसद के स्तर पर कानून कड़े कड़े दिख सकते थे, लेकिन सरकार को यह तय करने में काफ़ी अधिकार रहने की संभावना थी कि किन देशों को स्वीडिश हथियार बेचा जा सकता है। पहले कुछ वर्षों में नियम कड़े रहने की संभावना बताई गई, लेकिन समय के साथ साथ सीआईए का अनुमान था कि स्वीडन अपने ही हथियार को उद्योगों को आर्थिक रूप से जीवित रखने के लिए ज़्यादा देशों को हथियार निर्यात करने की अनुमति दे सकता है, ठीक है। मतलब कि अब मतलब ये सब दिखावा था। फिर 1988 का चुनाव आया। 1976 से 1982 तक सत्ता में रहने के दौरान कई हथियारों को कथित डाइवर्जन होने के कारण विपक्षी दल भी इस मामले की पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे, ठीक है। सीआईए का अनुमान था कि विपक्ष बोफोर्स मामले को सोशल डेमोक्रेट्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन विपक्ष पर भी सवाल उठ सकते थे। प्रधानमंत्री इगबार और कार्लसन ने स्कैंडल को काफ़ी हद तक संभाल लिया। सीआईए की उम्मीद थी कि प्रमुख पार्टियां इस मामले को अपने चुनाव का अभियान का मुख्य मुद्दा बनाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ग्रीन्स इस मामले का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और खासकर उन मतदाताओं के बीच जो पारंपरिक पार्टियों से निराश थे, मतलब कि जो पारंपरिक मतलब जैसे एक टाइप के जैसे बपौती टाइप के, जैसे कांग्रेस अपने यहाँ